पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव देवगांव में अनाया नाम की एक लड़की रहती थी। अनाया दिखने में बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन वह जन्म से मूक थी, यानी बोल नहीं सकती थी। गांव वाले अक्सर उसे दया की दृष्टि से देखते या गूंगी लड़की कहकर बुलाते। उन्हें लगता था कि यह अभागिन अपनी विधवा माँ लीला के लिए एक बोझ है। लेकिन लीला अपनी बेटी को कभी बोझ नहीं मानती थी। वह गर्व से कहती थी, मेरी अनाया भले ही ज़बान से न बोले, पर इसका दिल हजार गाने गाता है। अनाया को पढ़ने का बहुत शौक था और वह इशारों में सब कुछ समझती थी। उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा थी चित्रकला। उसके चित्र उसकी अनकही भावनाओं का आईना होते थे। एक दिन उसकी शिक्षिका श्रीमती वर्मा ने अनाया के चित्रों में असाधारण गहराई देखी, प्यार, अकेलापन और उम्मीद की तस्वीरें। श्रीमती वर्मा ने उसे जिला स्तर की एक चित्रकला प्रतियोगिता में शामिल कराया। अनाया ने पहली बार गांव से बाहर कदम रखा। उसने पूरी आत्मा से एक चित्र बनाया, एक टूटे हुए पत्थर से उगता छोटा सा पौधा जो चुपचाप तूफानों का सामना कर रहा था। उस पर उसने लिखा, सबसे मजबूत बीज सबसे कठोर जमीन में ही उगते हैं। लेकिन जब परिणाम आया तो अनाया का नाम विजेताओं में नहीं था। वह उदास हो गई, पर माँ लीला ने उसके बाल सहलाते हुए अपनी पुरानी डायरी में लिखा, बेटी याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह दरवाजा बंद हुआ है तो कहीं और बहुत बड़ी खिड़की खुल रही होगी। इसके कुछ समय बाद ही एक अचानक बीमारी ने अनाया से उसकी माँ लीला को हमेशा के लिए छीन लिया। अनाया की दुनिया बिखर गई। वह बिल्कुल अकेली रह गई, समाज के तानों और अकेलेपन के बीच। गांव वालों ने फिर वही सवाल दोहराए, अब यह गूंगी लड़की अकेले कैसे जिएगी? माँ के सामान में खोजबीन करते हुए अनाया को एक पुरानी किताब में माँ का लिखा हुआ एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, अनाया, तुम्हारे मौन को दुनिया ने तुम्हारी कमजोरी समझा, पर यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हर तिरस्कार और दुख तुम्हें एक महान कलाकार बनने की तरफ धकेल रहा है। अनाया ने उसी क्षण आंसुओं से कसम खाई कि अब उसकी खामोशी ही उसकी आवाज बनेगी। वह देवगांव छोड़कर चंडीगढ़ के एक बड़े शहर में आ गई। वहां उसे एक एनजीओ में पुस्तकालय की पुरानी किताबें ठीक करने का काम मिला, जिसके बदले में उसे रहने की छोटी सी जगह मिल गई। दिन में वह काम करती और रात को पुराने कागजों पर स्केच बनाती। उसकी कला अब सिर्फ भावना नहीं थी, बल्कि पीड़ा, ममता और विरोध की आग थी। एक शाम मशहूर आर्ट क्यूरेटर शायना कपूर उस लाइब्रेरी में आई। अनाया के स्केच देखकर वह हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत अनाया के लिए शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में एक प्रदर्शनी आयोजित की, जहां उसे अनाया मौन की कथाकार नाम से पेश किया गया। आलोचकों ने उसके काम की तारीफ की और उसे मौन लोगों की आवाज कहा, लेकिन उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी। अनाया का दिल टूटा, पर माँ के शब्द याद आए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 3 साल और संघर्ष करने के बाद अनाया का नाम देश विदेश में छा गया। उसे लंदन की एक प्रतिष्ठित आर्ट यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। उसकी कला, जो अकेलेपन की पीड़ा और माँ की ममता से भरी थी, ने विश्व मंच पर अपनी जगह बनाई। वह विदेश में बोल नहीं सकती थी, पर उसकी कला दहाड़ती थी। अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अनाया वापस देवगांव लौटी। उसने शोहरत नहीं चुनी। जिस गांव ने उसे कभी बोझ समझा था, उसी गांव में उसने अपनी मां के नाम पर मौन कैनवस की पाठशाला खोली। इस स्कूल को उसने समाज की ठुकराई हुई औरतों, विधवाओं, दिव्यांगों या आर्थिक रूप से मजबूर महिलाओं को मुफ्त में कला सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन जब उत्तराखंड सरकार ने उसे नारी गौरव सम्मान से नवाजा, तो मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाईं। अनाया ने वहां एक विशाल चित्र दिखाया, जिसमें उसकी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा था।
और उसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनाया ने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि जिस चीज को समाज कमजोरी मानता है, इंसान उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। उसके जीवन के सबसे बड़े दर्द ने ही उसे सबसे बड़ा मकसद दिया। उसकी मौन आवाज ने साबित कर दिया कि असली तकदीर बाहर से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से लिखी जाती है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।